सोचिए, आप हजारों फीट की ऊंचाई पर है एक हवाई जहाज में। अचानक एक डकैती का प्लान चल रहा है और ठीक उसी वक्त वो जहाज हाईजैक भी हो जाता है। तो मतलब डबल ट्रबल। बिल्कुल। पर सवाल ये नहीं है कि क्या हो रहा है, सवाल ये है कि असली चोर कौन है। क्या वो हाईजैकर्स हैं जिनके हाथ में बंदूकें हैं, या फिर वो फ्लाइट अटेंडेंट जो मुस्कुराकर कॉफी परोस रही है और खुद को एक आम शिकार दिखा रही है। ये सवाल ही मतलब फिल्म चोर निकल के भागा की जान है। आज हम सिर्फ इसकी कहानी नहीं सुनाएंगे, बल्कि कहानी बनाने की जो कला है उसको समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो हमें बताएगी कि कैसे ये फिल्म एक के बाद एक धोखे की परतें बिछाती है और दर्शकों को जानबूझकर गलत दिशा में सोचने पे मजबूर करती है। तो चलिए इस खेल के खिलाड़ियों से मिलते हैं। एक तरफ है नेहा ग्रोवर, एक स्मार्ट डिसिप्लिन्ड फ्लाइट अटेंडेंट। उसे जहाज का कोना कोना पता है। एक चार्मिंग बिजनेसमैन और नेहा का मंगेतर भी। आज हम इस कहानी के हर मोड़ को, हर ट्विस्ट को डाइसेक्ट करेंगे और ये समझेंगे कि कैसे एक सीधी साधी लव स्टोरी, एक हाई स्टेक्स हाइस्ट और एक इंटरनेशनल हाईजैकिंग, तीनों को मिला के एक जबरदस्त थ्रिलर बनाई गई है। बिल्कुल। ये कहानी धोखे की है, सर्वाइवल की है और इंटेलिजेंस की है। यहाँ हर किरदार एक मुखौटा पहने हुए है। तो चलिए इस कहानी की बनावट में गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि कैसे नेहा ग्रोवर एक ही समय में एक चोर, एक शिकार और एक अनजाने हीरो की भूमिका निभाती है। और ये सब करते हुए फिल्म हमें कैसे अपनी उंगलियों पर नचाती है। ठीक है, तो चलिए इसे खोलते हैं। कहानी की शुरुआत तो एक टिपिकल बॉलीवुड लव स्टोरी जैसी लगती है ना? हाँ बिल्कुल। नेहा ग्रोवर अपने एयरलाइन की यूनिफॉर्म में एकदम प्रोफेशनल, अंकित सेठी एक कामयाब बिजनेसमैन, दोनों में प्यार है, शादी करने वाले हैं, सब कुछ परफेक्ट लगता है। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। स्क्रीन राइटिंग में इसे एस्टैब्लिशिंग द नॉर्मल वर्ल्ड कहते हैं। मतलब दर्शकों को जानबूझकर एक कंफर्टेबल दुनिया दिखाई जाती है। अच्छा, एक रोमांटिक ड्रामा का माहौल बनाया जाता है। हाँ, ताकि जब पहला ट्विस्ट आए तो उसका असर कई गुना ज्यादा हो। हमें लगता है कि हम एक लव स्टोरी देख रहे हैं, लेकिन असल में हम एक थ्रिलर के जाल में फंसने की तैयारी कर रहे होते हैं। और वो जाल तब बिछना शुरू होता है जब अंकित का सच सामने आता है। एक रात वो नेहा को बताता है कि उसका बिजनेस डूब चुका है। और वो करोड़ों के कर्ज में है। उसे कर्ज देने वाले लोग, मतलब लोन शार्क, उसकी जान के पीछे पड़े हैं। ये वो पल है। हाँ, ये कहानी का इंसाइटिंग इंसिडेंट है। ये वो घटना है जो किरदारों की नॉर्मल दुनिया को तोड़ देती है और उन्हें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। अंकित का जो जोश से भरा चेहरा था वो बेबसी में बदल जाता है। और यही कहानी रोमांटिक ड्रामा से हटकर सर्वाइवल थ्रिलर के जोन में चली जाती है। अब सवाल प्यार का नहीं, जिंदा बचने का है। और इसी बेबसी में नेहा एक ऐसा फैसला लेती है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। कानूनी रास्ते तो बंद हो चुके हैं, तो वो एक गैर कानूनी रास्ता चुनती है। उसे अपनी नौकरी की वजह से एक अंदर की बात पता होती है कि कुछ इंटरनेशनल फ्लाइट्स में करोड़ों के हीरे एक सुरक्षित तिजोरी में ले जाए जाते हैं। और यही नेहा का किरदार सिर्फ एक प्रेमिका से ज्यादा कुछ बन जाता है। वो कोई आम कर्मचारी नहीं है, वो सिस्टम को अंदर से जानती है। उसे पता है कि जहाज में कहाँ कैमरा नहीं है, क्रू का रूटीन क्या है, किस वक्त सुरक्षा सबसे कमजोर होती है। बिल्कुल। वो अपनी इस प्रोफेशनल नॉलेज का इस्तेमाल एक बहुत ही ऑडेशियस प्लान बनाने के लिए करती है। हवा में 40,000 फीट की ऊंचाई पर हीरों की चोरी। ऑन पेपर तो उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था। दुबई से भारत आने वाली फ्लाइट में हीरे चुराना और लैंडिंग के बाद कियोस्क का फायदा उठाकर निकल जाना। और फिर कर्ज चुकाकर नई जिंदगी शुरू करना। सब कुछ तय था। लेकिन जैसा कि थ्रिलर फिल्मों में होता है, प्लान कभी भी प्लान के मुताबिक नहीं जाता। और यहीं से कहानी का असली रोमांच शुरू होता है। तो फ्लाइट उड़ान भरती है, माहौल बिल्कुल वैसा है जैसा नेहा ने सोचा था। हाँ, यात्री अपनी सीटों पर हैं और नेहा हमेशा की तरह अपना काम कर रही है, चेहरे पर वही प्रोफेशनल मुस्कान लिए। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि उस मुस्कान के पीछे क्या चल रहा है। जैसे ही फ्लाइट अपनी क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचती है, नेहा अपने प्लान के मुताबिक उस सुरक्षित तिजोरी की तरफ बढ़ती है। उसका दिल तेजी से धड़क रहा है। ये वही पल है। लेकिन जैसे ही वो अपना काम शुरू करने वाली होती है, केबिन में अचानक चीख पुकार मच जाती है। और ये है कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। कुछ हथियारबंद लोग अपनी सीटों से खड़े हो जाते हैं। फ्लाइट हाईजैक हो चुकी है। हाँ, नेहा का छोटा पर्सनल प्लान एक नेशनल क्राइसिस का हिस्सा बन गया है। हाँ, हाईजैकर्स की मांग है भारत की जेल में बंद एक खूंखार आतंकवादी इरफान की रिहाई। एक मिनट, तो जिस वक्त वो चोरी करने जा रही थी, ठीक उसी वक्त हाईजैकिंग हो गई।
ये तो बहुत बड़ा इत्तेफाक लगता है। हाँ, ये सवाल बहुत जायज है। पहली नजर में ये एक जबरदस्त कोइंसिडेंस लगता है, लेकिन अच्छी कहानियों में कोइंसिडेंस अक्सर एक बड़े डिजाइन का हिस्सा होते हैं। इस एक घटना से कहानी का स्केल और दांव दोनों अचानक आसमान छू लेते हैं। सही बात है। नेहा की समस्या अब सिर्फ पैसों की नहीं रही, अब वो सैकड़ों लोगों की जान और देश की सुरक्षा के बीच फंस गई है। और ये ट्विस्ट दर्शकों को पूरी तरह से ऑफ गार्ड पकड़ता है। घबरा जाएगा। हाँ, लेकिन यही नेहा का किरदार एक सर्वाइवर से एक अपॉर्चुनिस्ट में बदल जाता है। वो घबराने के बजाय इस नई स्थिति का फायदा उठाने की सोचती है। मतलब वो सिर्फ हालात पर रिएक्ट नहीं कर रही। नहीं, वो उस केओस को अपने हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। ये उसके किरदार का सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। वो हाईजैकर्स के साथ सहयोग करने का नाटक करती है। ये एक बहुत ही चालाक चाल है। एक डरी हुई फ्लाइट अटेंडेंट के तौर पर हाईजैकर्स उस पर भरोसा कर लेते हैं। हाँ, वो उनके और यात्रियों के बीच एक कड़ी बन जाती है, उन्हें पानी देती है, लोगों को शांत कराती है। वो पूरी तरह से एक बेबस शिकार का अभिनय करती है। लेकिन उनके पीठ पीछे वो अपना असली प्लान पूरा कर रही होती है। वो हाईजैकिंग से मची अफरा तफरी, शोर और डर का इस्तेमाल एक पर्दे की तरह करती है। सबका ध्यान हाईजैकर्स और उनकी मांगों पर होता है। वो चुपके से अपना काम कर जाती है और हीरे निकाल लेती है। ये सुनने में बहुत ज्यादा रिस्की लगता है। मतलब क्या ये सच में मुमकिन है कि इतनी अफरा तफरी के बीच कोई चुपचाप तिजोरी से कुछ निकाल ले? मुझे ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल। फिल्म यहाँ थोड़ी सिनेमैटिक लिबर्टी लेती है, मतलब कहानी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ी सिनेमैटिक छूट। अच्छा। इसका मकसद 100% रियलिज्म दिखाना नहीं है, बल्कि नेहा के किरदार की इंटेलिजेंस और हिम्मत को हाईलाइट करना है। उसका असली हथियार बंदूक नहीं, बल्कि सिस्टम की वो जानकारी है जो किसी और के पास नहीं है। वो उस केओस को प्रिडिक्ट नहीं करती, पर जब वो होता है तो वो उसे मैनेज करना जानती है। सही कहा। ठीक है, तो जमीन पर अधिकारियों से बातचीत होती है और आखिरकार हवाई जहाज लैंड करता है। यात्रियों को धीरे धीरे रिहा किया जाता है। हाईजैकर्स को लगता है कि वो जीत रहे हैं। और इसी अफरा तफरी के बीच नेहा और अंकित हीरे लेकर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। एक पल के लिए तो लगता है कि मिशन अकम्प्लिश्ड। हाँ, उस पल दर्शकों को भी लगता है कि चलो, बुराई के सामने प्यार की जीत हुई। उन्होंने एक नामुमकिन काम कर दिखाया। लेकिन जैसा मैंने कहा था, ये फिल्म धोखे की परतों के बारे में है। और असली खेल तो अब शुरू होता है। बिल्कुल। जैसे ही वो एयरपोर्ट से दूर एक सुनसान जगह पर पहुंचते हैं, अंकित का व्यवहार अचानक बदल जाता है। उसका चेहरा, जो अब तक डरावा था, एकदम ठंडा और अनरीडेबल हो जाता है। वो नेहा से हीरों का बैग लेता है और उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। और फिर वो सच सामने आता है जो पूरी कहानी को पलट देता है। अंकित कभी मजबूर प्रेमी था ही नहीं। वो शुरू से ही उन आतंकवादियों से मिला हुआ था। ये हाईजैकिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। एक मिनट, मतलब पूरी लव स्टोरी, वो कर्ज की कहानी, वो बेबसी, सब कुछ झूठ था? सब कुछ। ये तो सिर्फ एक चोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा धोखा है। तो अंकित का असली मकसद क्या था फिर? अंकित का किरदार यहाँ एक क्लासिक रेड हेरिंग की तरह काम करता है। रेड हेरिंग? हाँ, मतलब कहानी में एक ऐसा सुराग या किरदार जिसे जानबूझकर दर्शकों का ध्यान भटकाने के लिए डाला जाता है, ताकि असली ट्विस्ट और भी चौंकाने वाला लगे। अच्छा। इसका असली मकसद सिर्फ आतंकवादी को छुड़ाना नहीं, बल्कि उन हीरो को भी हासिल करना था। और इस प्लान के लिए उसे नेहा की एक्सपर्टीज की जरूरत थी। तो नेहा इस खेल की मास्टरमाइंड नहीं थी, वो तो सिर्फ एक मोहरा थी, एक टूल थी। बिल्कुल। असली चोर अंकित था। ये तो बहुत ही क्रूर है। मतलब उसने नेहा के प्यार, उसके भरोसे और उसकी मजबूरी का इस्तेमाल किया। और अब नेहा अकेली है, उस पर चोरी और आतंकवादियों की मदद करने का इल्जाम है। हाँ, ऐसा लगता है कि अब कहानी का अंत हो गया है और धोखे की जीत हुई है। हुई, टूटी हुई और चुप है। इस पॉइंट पर दर्शक भी ठगा हुआ महसूस करते हैं। हाँ, हमें लगता है कि हमने जिस किरदार के लिए रूट किया वो हार गई, लेकिन ये फिल्म का आखिरी धोखा है। तो यहाँ एक आखिरी ट्विस्ट बाकी है। हाँ, और ये सबसे बड़ा ट्विस्ट है। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या इंटेलिजेंस ब्रूट फोर्स और धोखे को एक साथ मात दे सकती है? और जवाब है हाँ। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि नेहा को अंकित के धोखे का अंदेशा शायद पहले से हो गया था। लेकिन कैसे? क्या इसका कोई इशारा था जो हमने मिस कर दिया? फिल्म हमें सीधे तौर पर नहीं दिखाती कि उसे कब शक हुआ, और यही इसकी खूबसूरती है। ये दर्शकों की कल्पना पर छोड़ दिया गया है। हो सकता है उसने अंकित के व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव देखे हों, या शायद उसकी इंस्टिंक्ट ने उसे बता दिया हो। लेकिन पॉइंट ये है कि उसने एक अविश्वसनीय चाल चली। बिल्कुल। अंकित जो हीरे लेकर भागा था वो नकली थे। क्या मतलब उसने
कब बदले? उसने हाईजैकिंग के केओस के दौरान ही असली हीरो को कहीं और छिपा दिया था और नकली हीरो का बैग अंकित को थमा दिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने चुपके से अधिकारियों को इसकी सूचना भी दे दी थी। उसने अंकित को जीतने का नाटक करने दिया ताकि वो रंगे हाथों पकड़ा जाए। वाह। नतीजा ये होता है कि अंकित विदेश में नकली हीरो के साथ पकड़ा जाता है। उसकी गवाही से पूरा आतंकवादी नेटवर्क का पर्दाफाश हो जाता है और असली हीरे भी बरामद कर लिए जाते हैं। तो नेहा ने न सिर्फ खुद को बचाया बल्कि एक बहुत बड़ी आतंकवादी साजिश को भी नाकाम कर दिया। उसने हर किसी को मात दे दी थी, अंकित को, आतंकवादियों को और यहाँ तक कि अधिकारियों को भी। वाह। तो जो किरदार एक मोहरा लग रहा था, असल में वो पूरे खेल की रानी थी। तो इस सब का क्या मतलब है? ये कहानी हमें नेहा ग्रोवर के बारे में क्या बताती है? नेहा की कहानी दिखाती है कि कैसे एक इंसान एक ही समय में कई भूमिकाएं निभा सकता है। वो एक चोर है जिसने अपने प्यार को बचाने के लिए अपराध किया। वो एक शिकार है जिसे उसी के प्रेमी ने धोखा दिया। और अंत में वो एक गुमनाम रक्षक है जिसने चुपचाप एक बड़े खतरे को टाल दिया। यही इस फिल्म का सबसे फैसिनेटिंग एस्पेक्ट है। और अंत में उसे कोई इनाम भी नहीं मिलता, है ना? ना उसे किसी हीरो की तरह सराहा जाता है और ना ही किसी अपराधी की तरह सजा दी जाती है। वो बस चुपचाप चली जाती है। बिल्कुल, उसकी जीत बहुत ही शांत और निजी है। और यही फिल्म कुछ गहरे विषयों को छूती है, जैसे भरोसा और धोखा, और कैसे कभी-कभी ब्रूट फोर्स यानी ताकत पर इंटेलिजेंस हमेशा भारी पड़ती है। हाईजैकर्स के पास हथियार थे, अंकित के पास एक साजिश थी। लेकिन नेहा के पास दिमाग था और अंत में उसी की जीत हुई। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा दुखजनक नहीं लगता कि उसके पास पहले से ही नकली हीरे थे और उसने अधिकारियों को भी बता दिया था? क्या फिल्म ने उसे आखिरी में एक सुपर हीरो बनाने के लिए थोड़ा ज्यादा आसान रास्ता नहीं अपना लिया? ये एक वैलिड क्रिटिसिज्म है। कहानी का अंत थोड़ा नीट लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक डिलिबरेट चॉइस है। ये फिल्म नैतिक रूप से धुंधले क्षेत्रों को एक्सप्लोर करती है, जहां सही और गलत के बीच की रेखा बहुत पतली हो जाती है। नेहा ने चोरी की, जो एक अपराध है। हाँ, लेकिन उसके एक्शन ने एक आतंकवादी हमले को रोका। तो क्या उसका अपराध जायज है? ये हमें सोचने पे मजबूर करता है। क्या नेहा के काम को सही ठहराया जा सकता है क्योंकि उसने एक बड़े नेटवर्क को तबाह कर दिया, या वो सिर्फ एक अपराधी थी जिसने चालाकी से खुद को बचा लिया? इसका जवाब शायद इस बात पर निर्भर करता है कि हम कहानी को किस नजरिए से देखते हैं। सही कहा। और यही एक अच्छी थ्रिलर की निशानी है। वो आपको सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, बल्कि आपसे सवाल पूछती है। चोर निकल के भागा हमें ये याद दिलाती है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। और कभी-कभी सबसे बड़ा खिलाड़ी वो होता है जो खुद को सबसे कमजोर दिखाता है। बिल्कुल। ये कहानी एक और दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। एक ऐसे खेल में जहां हर कोई एक मुखौटा पहने है, क्या जीत उसी की होती है जो सबसे अच्छा अभिनय करता है, या फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो मुखौटा ही आपका असली चेहरा बन जाता है? इस पर सोचने के लिए हम अपने श्रोताओं को छोड़ते हैं।